हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की विशेष बैठक शिमला के पीटर हाफ में हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पार्टी के सभी विधायक और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसमें पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है और 17 ऑर्गेनाइजेशनल जिलों में 17 नेता 1 जून से अभियान शुरू करेंगे। आज प्रदेश कार्य समिति का आयोजन हो गया। 21, 22 और 23 तारीख को हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 17 जिले हैं। सभी जिलों के ऊपर हमारी कार्य समिति होगी और 24 मई को 74 मंडल हैं हमारे, जिन पर हमारी कार्य समिति होगी और 1 तारीख को हम इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। 17 जिलों में 17 स्थानों के ऊपर 17 नेताओं के द्वारा इस अभियान का शुरुआत की जाएगी। 9 साल बेमिसाल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के और हमारे नेतागण उन महत्वपूर्ण लोगों के घरों पर, उनके कार्यालयों पर जाएंगे जो समाज में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ऐसे 1000 जन जिनको चिन्हित किया जाएगा, उनको संपर्क किया जाएगा। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोग 4 पार्लियामेंट में विभिन्न स्थानों के ऊपर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। लाभार्थी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, हमारे 7 मोर्चे हैं, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। इन मोर्चों के सम्मेलन होंगे और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक घर घर अभियान होगा। 21 तारीख को विश्व योग दिवस है। योग दिवस के ऊपर स्थान स्थान पर होने वाले कार्यक्रमों के अंदर हम लोग मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाने वाले हैं। तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को हिमाचल प्रदेश में घर घर लेकर जाया जाएगा। डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं, नवनिर्वाचित हैं, इन्होंने रणनीति बनाने को लेकर तमाम तरह की तफसीलात दी। रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। 1 जून से ये अभियान शुरुआत कर रही है भाजपा, घर घर जाने की प्रति भी रणनीति बनाई गई है। रणबीर, 9 साल पूरे हो रहे हैं, 30 मई को 1 जून से इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम को कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां, जैसे कि डॉक्टर राजीव बिंदल कह रहे थे कि कई मोर्चे बनाए गए हैं जिसके तहत हम लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे और बताएंगे कि मोदी सरकार में क्या कुछ खास काम किया है उनके लिए। जी हाँ, देखिए खाका किस तरह से तैयार किया गया है। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, मोदी सरकार के 9 साल जो है 30 मई को पूरे होंगे, इसको सना इस तरह से देखिए, ये 2024 के रण की तैयारी है। और तैयारी इसलिए भी ये है कि मौका है कि 9 साल सरकार के पूरे होंगे, लेकिन जिस तरह का संदेश अभी पूरे देश में गया है, चाहे कर्नाटक चुनावों की बात करें, हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में तो 2021 से जो है भाजपा की हार का सिलसिला लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के जरिए न केवल अपने पार्टी वर्करों को जो है मजबूत करना चाहेगी, संगठन को मजबूत करना चाहेगी पार्टी, और 2024 की तैयारी यहां से अभी से की जाएगी। जो खाका तैयार किया गया है, जैसे भाजपा ने अपने 17 संगठनात्मक जो जिले बनाए हैं, इसके अलावा 74 इनके मंडल हैं और
1 जून को जो अभियान शुरू होना है उसमें जो 17 बड़े नेता इन जो 17 संगठनात्मक जिले हैं वहां से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और जैसा डॉक्टर बिंदल ने बताया कि 20 जून के बाद से 30 जून तक लगातार जो है हर घर घर अभियान शुरू होगा, यानी हर घर में दस्तक देने की यहां पर कोशिश भाजपा की रहेगी। और 2024 की तैयारी किस तरह से करनी है उसमें यह किया जाना है कि जो मोदी सरकार की उपलब्धियां रही है, जो भाजपा दावा करती है, उन उपलब्धियों को जो है लोगों तक पहुंचाना है। वो अभी इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या वो पैम्पलेट बांटे जाएंगे या पर्चा वितरित किया जाएगा, कोई बुकलेट होगी या कोई और ऐसी सामग्री होगी जो यहां पर दी जानी है। और जो जानकारी तो ये भी है कि बूथ स्तर के जो नेताओं उनको भी जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम में। जैसे कि समितियां बनाई गई है, 8 सदस्यीय समिति ये प्रदेश स्तर पर बनाई गई है, 7 सदस्यीय जो समिति है वो जिलों के आधार पर, और फिर मंडल स्तर पर भी कमेटियां बनाई गई है। जैसे भाजपा ये कहती है कि उनका बूथ जो है मजबूत होना चाहिए, पन्ना प्रमुख की बात यहां पर आती है, तो बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर जो है वो अपना अभियान यहां पर भाजपा शुरू करेगी। और ये कुल मिलाकर 2024 की तैयारी है। हालांकि जो भाजपा की देखा जा सकता है, जैसे कि रणबीर आप बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस मुहिम को, जिसकी महाजन संपर्क अभियान को इस तरह से देखा जा सकता है कि 2024 की तैयारी है, क्योंकि अब इस तरह की रणनीति बना रही है, खाका तैयार कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से बड़े नेता, क्योंकि मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो जगत प्रकाश नड्डा का तो सहारा लेंगी क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें, अनुराग ठाकुर, तो अक्सर नजर आते हैं लोगों के बीच, कोई काम हो या फिर किसी तरह के शुभारंभ की बात हो। तो इसके अलावा कौन कौन से और नेता हो सकते हैं जो हिमाचल में इस महाजन संपर्क अभियान में शामिल हो सकते हैं, जो लोगों से मिल सकते हैं, जो प्रोग्राम का भी आयोजन कर सकते हैं, जिसमें लोगों को ये बता सकते हैं संबोधन के जरिए कि ये तमाम काम हैं जो मोदी सरकार ने उनके लिए किए हैं। कौन कौन से और नेता हो सकते हैं रणबीर? देखिए सना, हिमाचल किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी ये देखने वाली बात हो गई, क्योंकि जेपी नड्डा भी हिमाचल से ही आते हैं। लेकिन ये भाजपा का जो अभियान है ये पूरे देश में चलेगा, सभी राज्यों में चलेगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो 17 स्थान चिन्हित किए गए हैं, भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इनके जो है 17 संगठनात्मक जिले हैं और तमाम बड़े नेता जो है इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए, आज जो विशेष कार्य समिति की हम बात करें, आमतौर पर 3 दिन की जो है कार्य समिति रहती है भाजपा की, लेकिन ये इसी आयोजन को लेकर जो है कि ये जो अभियान पूरे देश में चलना है, हिमाचल में किस तरह की रणनीति है, कहां कहां कैसे कैसे जो है आगे बढ़ा जाएगा, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ में उन्हें किस तरह का जो है काम सौंपा जाएगा, और जो ड्यूटियां लगाई जानी है प्रदेश स्तर पर कि किस किस की ड्यूटी कहां लगाई जानी है, तो ये तो सूची आएगी। लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं वो आज इस बैठक का हिस्सा नहीं थे, शांता कुमार भी इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। ये भी देखने वाली बात होगी, क्या वही जो है नजर आएंगे बड़े नेताओं की। तो ये बड़े नेताओं की बात हो गई, सूची जारी तक होने तक हमें इंतजार करना होगा कि कौन कौन से बड़े नेता रह सकते हैं आज महाजन संपर्क अभियान के दौरान। इसके अलावा राज्य सरकार की कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या इस मुहिम को लेकर रणबीर? देखिए, अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहां से नहीं आई है। इस मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभी तक तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो राज्य सरकार की तरफ से जब जनसंपर्क अभियान शुरुआत करने की बात भाजपा कर रही है हिमाचल प्रदेश में भी, तो उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसे प्रतिक्रिया आएगी वो हम आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया रणबीर। कई और खबरें जिनका रुख करना है हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आगे बढ़ लेते हैं। बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन कर्नाटक के सदस्य ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और सीएम सुक्खू को हिमाचल में ओपीएस बहाल करने के लिए धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर अध्यक्ष शांताराम तेजा ने सीएम सुक्खू का विशेष आभार जताया और कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार बनी है, यहां भी सरकार के कामकाज शुरू करते ही कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो जाएगी।
उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सिद्धारमैया को बधाई दी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बेंगलुरु में आयोजित उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि श्री सिद्धारमैया के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में कर्नाटक विकास में नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों और शोषित वर्गों का विशेष ध्यान रखने के साथ समाज के हर एक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश में नकली दवाइयों के कारोबार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में औषधि गिरोह सक्रिय हैं। इस मामले में नकली दवा बनाने वाली कई दवाई कंपनी पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बद्दी में एक कंपनी सील की गई है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार नकली दवाइयां बनाने वालों को नहीं बख्शेगी। मामले में स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और ड्रग कंट्रोलर टीम की भी इस पर पैनी नजर बनी हुई है। मिलावट भी ऐसी होती है भी जैसे आप किसी भी दवाई में कोई चीज इंजेक्ट कर दो और बोल दो कि भाई मेरी दवाई तो इन और दवाइयों से बेहतर है, इसकी गुणवत्ता के लिहाज से इसको इतनी कीमत मिलनी चाहिए। तो बात यहीं तक नहीं रही। आप हैरान होंगे, हमारा देश, हमारे दोस्त जो फार्मा इंडस्ट्री वाले या जितने भी उद्योगपति हैं जो इसका सॉर्ट ऑफ उद्योग जगत में भाग ले रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं इन औषधियों का, वो सारे भी इसमें मिले हुए हैं। और एक गरीब आदमी को ठीक प्रकार की दवाई देना, इसलिए आपने देखा होगा जन औषधि, प्राइम मिनिस्टर केयर के बाद, सॉरी दैट इज ड्यूरिंग कोविड, व्हाट इज दैट, आयुष्मान भारत या हिम केयर जैसी जो हमने शुरुआतें ली हैं या जो बड़े अच्छे स्टेप हैं हमारे सरकार के, वो उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ऐसी दवाई मिले जो ठीक भी हो, गुणवत्ता भी हो और उसको खराब भी ना हो, लेकिन गरीब आदमी उसको ले सके। हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बेटियों का दबदबा रहा। तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट में लड़कियों ने टॉप किया है, जिसमें ऊना के गगरेट की घनारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ओजस्विनी उपमन्यु ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। 98.6 अंक हासिल करके प्रथम स्थान पर रही हैं ओजस्वी। वहीं सिरमौर की वृंदा ठाकुर दूसरे स्थान पर रही। वृंदा ठाकुर को 12वीं में 98.4% अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं ऊना की कनुप्रिया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर आई कनुप्रिया को 98.2% अंक हासिल हुए। Medical stream. I stood first throughout the state is at Himachal Pradesh, and it is a great moment for me as well as for all my parents, my subject teachers. So I would like to extend my thanks to my subject teachers as well as all other teachers who played a very important role throughout this, and a special thanks to my parents who helped me a lot during this my preparation. बस इसी रोज का एक एक टारगेट सेट करना है कि ऐसे इतना अचीव करना है, फिर उसके बाद देखना है एंड में कि क्या अचीव हुआ, क्या रह गया, फिर अगले दिन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। सीए का प्रिपरेशन करने की सोची है अभी। फ़िलहाल अभी सीयूटी का फॉर्म फिल किया है और उसी की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। सबको सर, सबसे ज़्यादा संजय सर को और कॉमर्स टीचर्स को भी, मम्मा पापा को भी। कोर्स पापा ने बहुत वो किया है पूरे 2 साल, और इवन पूरे स्टाफ को। अगर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैं बोलूँगी तो वो संजय सर बेस्ट है। वो जो एडवाइस दे रहे हैं या जितना बता रहे हैं उतना अगर फॉलो करते रहोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। स्टेट में एचपी बोर्ड में 12th का रिजल्ट आया है। आई गॉट 3rd रैंक इन ओवरऑल स्टेट एंड रिसेंट, और मैं ड्रीम परस्यू करने का सोची हूँ इंजीनियरिंग, एंड फॉर दिस आई विल अप्रिशिएट माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी। मतलब जो लोग बोलते थे, जैसे अब मेरी एक और सिस्टर है, जो लोग बोलते थे कि सिर्फ इनकी 2 बेटियाँ हैं, मैं उनको ये प्रूव करना चाहती थी कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। तो आज जैसे मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहती हूँ, स्पेशली कॉमर्स की टीचर्स को, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। हमारे स्कूल में एक टीचर नहीं था कॉमर्स का, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो 12वीं के नतीजों पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर डॉक्टर विशाल शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने।
हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को इंतजार था कि उनके बच्चों का जो 12वीं का परीक्षा परिणाम है वो कब आएगा। तो वो इंतजार जो है आज खत्म हो चुका है, क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने उस इंतजार पर जो है विराम लगा दिया है। आज नतीजे डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं। क्या रहे हैं नतीजे, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के नतीजे इस बार रहे हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं कि नतीजे इस बार थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर दिए गए, क्योंकि लास्ट ईयर जो था यही नतीजे जो थे 18 जून के करीब जो है वो डिक्लेयर किए गए थे। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है और कैसे किया सब ये? देखिए, बोर्ड में आजकल टर्म सिस्टम चल रहा है जी। तो टर्म सिस्टम के चलते जो रिज़ल्ट कंपाइलेशन होता है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले टर्म 1 का जो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट होता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और फिर उस रिज़ल्ट को टर्म 1 के रिज़ल्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो टर्म 2 का हमारा रिज़ल्ट है वो कंपाइल करना पड़ता है। फिर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का रिज़ल्ट इकट्ठा करके रिज़ल्ट निकालना पड़ता है। तो टर्म सिस्टम के चलते ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमने इस बार जो है टारगेटेड तरीके से काम किया और कंपैरेटिवली हम जल्दी रिजल्ट निकालने में कामयाब रहे। हम यहाँ देख पा रहे हैं सर कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट्स था वो बहुत हम अगर कहें उस हिसाब से तो वो बहुत बेहतर था। 93.91%, यानी कि बिल्कुल 100% के करीब करीब ही था कहीं देखें तो। और इस बार जो है 79-80 तक ये सीमित होकर रह गया है। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं सर, क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे एक दो वजह जो मुझे लगता है वो हो सकती हैं। एक तो जो इवैल्यूएशन है, इस बार इवैल्यूएशन जो है स्पॉट सेंटर्स पे की गई है। पिछली बार जो ऐसा नहीं था, पिछली बार इवैल्यूएशन जो है उसके लिए कोई और प्रक्रिया अपनाई गई थी। और दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो अपना जो टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत इसमें की है ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी बोर्ड की तरफ से हमने ऐसी कोई नई प्रक्रिया तो अपनाई नहीं थी कि जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट नीचे आया हो। जी। अगर सर हम लोग देखें जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो जो पास प्रतिशत रहता है वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच में देखने को मिलता है कि अंतर देखते हैं। इस बार अंतर क्या रहा है, सरकारी स्कूल अव्वल है या फिर प्राइवेट स्कूल अव्वल है? देखिए, अगर मैं इस बार के मेरिट की बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल में 12 लड़के मेरिट में हैं और 55 लड़कियां मेरिट में हैं। उसी प्रकार से अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो 9 लड़के मेरिट में हैं और 34 लड़कियां मेरिट में हैं। तो अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो इस बार गवर्नमेंट स्कूल्स ने बाजी मारी है। सर, ये जो टर्म वाला जो आजकल कंडीशन चल रही है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ये कितना फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये फ़ायदेमंद रहती है या इसका जो ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहा है क्या है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक जो सिस्टम होता है उसके अपने फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। अगर इसके कुछ नुकसान हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर बहुत सारे हमारी स्कूल्स ऐसे हैं उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया था, और उसके अलावा हमारे शिक्षकों की कई ऐसी संस्थाएं हैं उन्होंने भी सरकार को रिप्रेजेंट किया था। तो सरकार के माध्यम से वो चिट्ठी अब हमें प्राप्त हुई थी और सरकार ने हमारे कमेंट्स उस पर मांगे थे कि हमें टर्म सिस्टम पे चलना है या एनुअल सिस्टम पे चलना है। तो उसमें जो कमेंट्स हैं वो हमने अपनी तरफ से सरकार को भेजे हैं। जी जी। और अब आगे जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका इंतज़ार है। जो सरकार के आदेश होंगे बोर्ड उस प्रकार से कार्रवाई करेगा। और जो टॉपर्स की लिस्ट है सर, टॉप 10 में जो है वो कितने करीब बच्चे आए हैं? उसमें अगर बच्चियों की बात करें या फिर जो छात्र हैं उनकी बात करें तो कितने कितने रहे होंगे? लिखा तो यही है कि 55 के करीब आए हैं ऑल ओवर जो टॉपर हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे सरकारी स्कूलों में हमारे 12 लड़के जो हैं वो मेरिट में रहे हैं और लड़कियां 55 मेरिट में रही हैं, और प्राइवेट स्कूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 9 लड़के और 34 लड़कियां मेरिट में। बच्चों के भविष्य की कुछ आप कामना करना चाहें, उनको कुछ और प्रेरणा देना चाहें, क्योंकि +2 के बाद तो वैसे भी उनकी दशा और दिशा निर्धारित होती है। उन अभिभावकों से भी कई बार जो है वो अभिभावक प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि नहीं अब आपको इस दिशा में जाना चाहिए या उस दिशा में जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को कि बच्चों को किस दिशा में भेजें? देखिए, मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चे की प्रतिभा को देखें और उसके इंटरेस्ट को देखें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नंबर अच्छे लिए हैं लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे स्ट्रीम में जाना चाहते हैं जो आर्ट से संबंधित है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके नंबर चलो थोड़े कम आए हैं लेकिन वो साइंस में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, और क्योंकि
आगे जाके बच्चे का इंटरेस्ट जिस स्ट्रीम में होगा उसी में वो एक्सेल करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो मेजर विशाल शर्मा ने पूरी तरह से बता दिया है कि आगे भविष्य में बच्चों को क्या कुछ करना है। न्यूज़ 18 की ओर से भी सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे असफल हुए हैं वो ये ना समझें कि वो असफल हो गए हैं, अब उनके लिए आगे की राहें जो हैं वो बहुत कठिन होने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि सफलता का जो रास्ता होता है वो भी असफलता से ही होकर गुजरता है, निकलता है। तो आप लोगों को अब हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि असफलता आपके उज्जवल भविष्य के लिए हुई हो, तो आपको उस पर डटकर जो है उसका मुकाबला करना है आगे, और अच्छी परफॉर्मेंस जो आप लोगों को करनी है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने 12वीं में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम किसी भी छात्र के लिए उसके भविष्य की एक सीढ़ी होती है। यहाँ प्रतिभा सिंह ने असफल हुए छात्र छात्राओं को तनाव ना लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि असफलता भी एक मार्ग है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सभी को नकारात्मक सोच छोड़ सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। ₹2000 का नोट बंद होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया है और कहा कि विपक्षी इस मामले को जबरदस्ती तूल दे रहे हैं। ये नोटबंदी नहीं, 2000 का नोट प्रचलन से बाहर हुआ है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है, और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है, और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा, और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो इसमें नहीं रहेगा। इस तरह से इतनी ही बात है। और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। सर, सितंबर तक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया में किसी के पास अगर 2000 रुपये का नोट है उसको वापस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और वैसे भी उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 20,000 तक एक्सचेंज जो है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, उसकी आवश्यकता नहीं है। 2000 के नोट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी करने का फैसला देश हित में नहीं है। कि मुझे कभी कभी तो खैर अब जो भी है, चूंकि वो सरकार है और सरकार जो है वो सभी की होती है। सरकार पूरे देश के लोगों के हितों के लिए होती है। आर्थिकी भी सभी लोगों का सब्जेक्ट है। देखिए, हम देख रहे हैं जो भी कुछ, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। आई एम ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई फाइंड कि भगवान ना करे कि इस प्रकार रिसेशन हमारे जैसे देश, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी भी हम विकसित देशों की श्रेणी में आगे नहीं कहते, वी स्टिल कॉल आवरसेल्फ हम्बल, वी आर ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। परंतु जिस प्रकार से सच में आर्थिक नीतियों को देखा गया है, जिस प्रकार से आर्थिक नीतियों के दृष्टिकोण को देखा गया है, देश प्रदेश की यहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वो सचमुच में चिंताजनक है। फिलहाल जी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी।